ओके, एनेस्थीसिया फॉर इसोफेजेक्टमी हमारा टॉपिक है। और इसमें हमने सबसे पहले अप्रोचेस देखनी है कि क्या क्या कॉमनली एम्प्लॉयड अप्रोचेस होती हैं सर्जिकल जिसके थ्रू इसोफेजेक्टमी हो सकती है। हम एनेस्थेटिक कंसिडरेशंस, प्री एनेस्थेटिक एवेल्यूएशन, इंट्राऑपरेटिव मैनेजमेंट और पोस्ट ऑपरेटिव इसके बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या अप्रोचेस यूज़ हो सकती हैं। तो ट्रेडिशनली कौन सी अप्रोच यूज़ होती थी? जो ट्रेडिशनली है ये अप्रोच जो यूज़ होती थी उसमें क्या किया जाता था कि ओपन लेप्रोटमी यानी टू इंसिजन्स होते थे। इसोफेगस आपकी थोरेसिक पोर्शन भी होता है और एब्डोमिनल पोर्शन भी होता है। तो जो एब्डोमिनल पोर्शन था उसको ओपन लेप्रोटमी के थ्रू किया जाता था, एक्सेस जिसमें आपका नीचे लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस और गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन वाला जो पार्ट है उसको लेप्रोटमी के थ्रू, और जो ऊपर वाला पार्ट होता था थोरेसिक पार्ट ऑफ द इसोफेगस उसको ओपन थोरेकोटमी के थ्रू। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो इन्वेसिव अप्रोच है और इसकी सबसे ज़्यादा मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें जो है वो सबसे लार्जर इंसिजन्स हैं। इसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस का सबसे ज़्यादा रिस्क है। तो अगर हम देखें कि जो सबसे ज़्यादा जो, और बाय द वे ये जो थोरेकोटमी का इंसिजन है ये इन ऑल केसेस राइट साइड के ऊपर होता है, यानी कि पेशेंट को आप लेफ़्ट लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में रखते हैं और आपका जो राइट लंग होता है वो नॉन डिपेंडेंट होता है और उसको थोरेकोटमी या अगर थोरेकोस्कोपी के थ्रू किया जा रहा है वीडियो असिस्टेड, तो इन दैट केस वैट्स के थ्रू, अदरवाइज़ जैसे कि इस केस में आपको थोरेकोटमी का बता रहा हूँ तो उसको ओपन थोरेकोटमी के थ्रू किया जाता है। तो राइट साइड आपकी नॉन डिपेंडेंट लंग होता है हमेशा। सो ये सबसे ज़्यादा इन्वेसिव अप्रोच है आपकी। तो जिसमें ओपन लेप्रोटमी और थोरेकोटमी होती है, ये वाला जो प्रोसीजर है ये आपका यूजुअली इसको हम ये एक तरह से ऑलमोस्ट इट्स ऑलमोस्ट नाउ ऑब्सोलीट, और ये आइवर लुइस जो प्रोसीजर है ये उसका नाम है। तो इसमें आपके ये दो होते हैं, आपका एक ओपन लेप्रोटमी के थ्रू आपका एब्डोमिनल पोर्शन एक्सेस किया जाता है और ओपन थोरेकोटमी जो कि राइट साइडेड होती है उसके थ्रू आपका इंट्राथोरेसिक पोर्शन ऑफ द इसोफेगस को एक्सेस किया जाता है। जो एक और अप्रोच है मैककेवन अप्रोच है। जो मैककेवन अप्रोच है इसमें आपके 3 इंसिजन होते हैं, इसको 3 होल अप्रोच भी कहा जाता है। और इसमें ये जो ऊपर वाले दो हैं ये तो हैं ही हैं, ओपन लेप्रोटमी भी और ओपन थोरेकोटमी भी, प्लस इसमें जो थर्ड इंसिजन होता है वो सर्वाइकल आपकी लेफ़्ट सर्वाइकल यानी नेक के ऊपर होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें जो है वो थी, तो इसमें आपकी एनास्टोमोसिस बनाने के लिए ऊपर वाली साइड के ऊपर भी दिया जाता है। ये जो अप्रोच है ये इनवेरिएबली रिजल्ट्स इन टोटल इसोफेजेक्टमी, क्योंकि ये जब आपने पूरी इसोफेगस को रिमूव करना होता है उसके लिए होती है, तो इसके लिए आपको इतना ज़्यादा इन्वेसिव जाना पड़ता है कि आपको 3 जगहों के ऊपर इंसिजन देने होते हैं। ये बात मैं आपको इंट्रॉप मैनेजमेंट या एनेस्थेटिक मैनेजमेंट में भी बताऊंगा, लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिजन में आपने याद रखना है कि आपकी जो सेंट्रल वीनस कैथेटर होगा वो आपने सिर्फ राइट साइड के ऊपर डालना है, लेफ़्ट पे नहीं, क्योंकि लेफ़्ट पे इंसिजन डलेगा। सो प्लीज़ रिमेंबर कि इसमें यू नेवर एवर इंसर्ट द सेंट्रल वीनस कैथेटर ऑन द लेफ़्ट साइड, क्योंकि वहाँ ऑफ द नेक राइट इंटरनल जुगुलर पे देंगे आप डालेंगे, ताकि आपकी जो लेफ़्ट साइड है उस पर जो इंसिजन है वो साइड आपकी स्पेयर्ड रहे। ओके, और अब अगर आपके जो ट्यूमर्स हैं वो सिर्फ लोअर साइड के ऊपर है ना, जो कि या तो लोअर एसोफेगस में है, लोअर पोर्शन ऑफ द एसोफेगस में, और आपके गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन के ऊपर है, in that case you can go for a transhiatal approach
जो ट्रांसहायाटल अप्रोच है वो आपकी बाय द वे एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊं कि जिस भी प्रोसीजर में थोरैकोटमी हो या थोरैकोस्कोपी हो उसमें वन लंग वेंटिलेशन ऑब्वियसली चाहिए होगी। वन लंग वेंटिलेशन में आपका जो लेफ़्ट लंग है वो वेंटिलेट होगा, राइट लंग आपका ऑपरेटिव लंग होगा जो कि वेंटिलेट आपने नहीं करना, जिसको आपने आइसोलेटेड रखना है। सो ये आपने याद रखना है कि आपको डबल ल्यूमेन ट्यूब की ज़रूरत होगी, बोथ विद आइवर ल्यूइस एंड मैक्यूवेन। हाउएवर जो ट्रांसहायाटल अप्रोच मैंने आपको बताया जो कि लोअर एसोफेगल ट्यूमर्स के लिए या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जंक्शन के ऊपर वाले जो ट्यूमर्स हैं उनके लिए है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एब्डोमिनल इंसिजन होता है और एब्डोमेन के थ्रू सारी एसोफेगस के ऊपर काम होता है, एनास्टोमोसिस होती है और इसमें देयर इज़ नो नीड ऑफ सिंगल लंग वेंटिलेशन क्योंकि इसमें आपकी सिर्फ एब्डोमिनल होगी सारी जो है वो अप्रोच। राइट, सो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है और इसको कि हम उसमें भी शायद पढ़ेंगे एनेस्थेटिक मैनेजमेंट में, जो ट्रांसहायाटल अप्रोच है इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि आपकी जो कार्डिक एरिथमियास का जो रिस्क है, कार्डिक डिसरिथमियास का, वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसके ऊपर जो हार्ट है वो बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमेशन में होता है लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस के। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आपकी जो ये अप्रोच है इसमें कार्डिक कंप्रेशंस और कार्डिक इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और उसमें कार्डिक डिसरिथमियास। रिमेंबर कि जो इसोफेजियल सर्जरीज़ होती हैं उसमें थ्रू आउट ही, सिर्फ मैं ट्रांसहार्टल की बात नहीं कर रहा, थ्रू आउट ही एट्रियल फिब्रिलेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अलॉट ऑफ टाइम वो ये पूछते भी हैं कि जो ट्रांसहार्टल अप्रोच उसके थ्रू इसोफेजेक्टमी हो रही है, या वो आपको अप्रोच भी नहीं बताते, आपको वैसे ही बताते थे कि इसोफेजेक्टमी हो रही है और आपकी हाइपोटेंशन हो जाती है, या आपको वो ये बताते हैं कि इसोफेजेक्टमी हो रही होती है और कोई एरिथमिया चल रहा होता है। तो उसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो सर्जन जिस जगह पे काम कर रहा है वहाँ से अपना अगर स्कोप है या जो भी उसकी जो रिसेक्शन कर रहा है उसमें से कंप्रेशन हटा ले। ही हैज़ टू लिफ्ट हिज हैंड बिकॉज वो कार्डिक कंप्रेशन कॉज कर रहा है। ना सिर्फ कार्डिक कंप्रेशन हो सकती हैं बल्कि इन्फीरियर वेना केवा की भी कंप्रेशन ड्यूरिंग दिस सर्जरी होती है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज कि इफ़ फिजिबल आप सर्जन से कहते हो कि जो वो चीज़ कर रहा है उस पर थोड़ा सा पॉज ले, लिफ्ट हिज हैंड, लिफ्ट हिज स्कोप्स, लिफ्ट हिज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गॉज वट एवर जो भी उसने डाले हुए हैं, ताकि प्रेशर हट जाए और इन्फीरियर वेना केवा को ब्रीदिंग स्पेस मिले, वेनस रिटर्न बढ़े और आपकी जो है वो इम्प्रूव हो जाए कार्डिक आउटपुट, और अरिथमिया अगर तो वो अबॉर्ट हो जाए। जो भी हाइपोटेंशन इन इसोफेजेक्टमीज आप इनकाउंटर करते हो उनको आप फ्लूइड से इनिशियली मैनेज करते हो। बिफोर इंस्टीट्यूटिंग एनी वेजोप्रेसर यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है यू आस्क द सर्जन या उसको नोटिफाई करते हो। उसकी रीज़न ये होती है कि इस सर्जरी में इट हैज़ बीन नोन सिंस अ लॉन्ग टाइम कि जो वेजोप्रेसर का यूज़ है वो एनास्टोमोसिस की लीकेज या उसकी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो एनास्टोमोसिस डिहिसेंस या उसकी लीकेज के लिए वेजोप्रेसर का एक रोल हो सकता है। एट द सेम टाइम एनास्टोमोसिस प्रॉब्लम हाइपोटेंशन से भी कॉज होती हैं। तो आइदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, चाहे वो हाइपोटेंशन हो चाहे वो ज़्यादा प्रेशर्स हो, उनसे ये मसला हो सकता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा प्रेशर्स या आपकी वेजोप्रेसर का यूज़ है वो स्प्लैंक्निक वेजो कंस्ट्रिक्शन के थ्रू इस तरह की प्रॉब्लम्स कॉज हो जाती हैं, क्योंकि जब स्प्लैंक्निक वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो एनास्टोमोसिस प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर स्टिल यू हैव टू यूज़ अ वेजोप्रेसर तो जो आइडियल वेजोप्रेसर इसमें एडवोकेटेड है वो नोरेपी ही है, फर्स्ट लाइन एजेंट जो आपने यूज़ करना है। बट उसमें आपने सर्जन के साथ क्लोज कम्युनिकेशन रखनी है, बिकॉज हो सकता है उस टाइम एनास्टोमोसिस हो रही हो और वो इतना कंफर्टेबल ना हो कि आप वेजोप्रेसर यूज़ करें इन रिलेशन टू जो उसकी भी एनास्टोमोसिस उसकी जो इम्प्लीकेशन है उसकी। राइट, तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है इस सर्जरी का। इसके अलावा ये है कि जो एक और अप्रोच है इसके अलावा वो है कि जिसमें आपकी वैट्स का यूज़ है, और आई थिंक इन मोस्ट हाई रिस्क केसेस, और अगर हाई रिस्क ना भी हो तो इसकी सबसे ज़्यादा कम मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी होगी क्योंकि ये मिनिमली इन्वेसिव है। इसमें आपकी एक थोरकोस्कोपी होगी
और वो ऑब्वियसली राइट होगी, आपको मैंने जिस तरह बताया राइट साइड से अप्रोच किया जाता है। और जो एब्डोमिनल पोर्शन होगा वो लेप्रोस्कोपिकली होगा। सो दिस इज़ दी प्रेफर्ड अप्रोच इन मैनी केसेस। ठीक है। अगर कंप्लीट इसोफेजेक्टमी करनी हो तो जिस तरह मैककेविन था ऊपर, तो उसमें जो थर्ड होगा वो आप सर्वाइकल भी डाल सकते हैं। प्लस माइनस है ये कि इसोफेजेक्टमी कितनी ज़्यादा आपने करनी है। अगर एंटायरली करनी है फिर हो सकता है सर्वाइकल इंसिजन भी यूज़ हो। लेकिन फ़ायदा ये है कि ये जो 2 इंसिजन्स हैं ये लेप्रोस्कोपिक हैं, तो इसमें आपकी कार्डियोपल्मोनरी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कम होंगी। इन एनी केस इसमें भी आपकी 1 लंग वेंटिलेशन यूज़ होगी। अब जब हम आके एनेस्थेटिक में पढ़ेंगे कि पेन कंट्रोल, तो पेन डिपेंड करता है आपकी सर्जिकल प्रोसीजर किस जगह के ऊपर हो रहा है। यूजुअली इसमें आपके लिए क्या चीज़ें एम्प्लॉय की जाएंगी, इसमें आपका थोरेसिक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज़ किया जाएगा। इसमें आपका एरेक्टर स्पाइनी प्लेन ब्लॉक्स यूज़ किए जाएंगे। इसमें आपके पैरावर्टिब्रल ब्लॉक्स यूज़ किए जाएंगे। इसमें आपके पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया होगा। इन सम केसेस इवन टैप, अगर लोअर एब्डोमिनल इंसिजन्स हैं तो मे बी इवन टैप। बट जो ये बड़े इंपॉर्टेंट है फर्स्ट 3 जो मैंने बताए हैं। और ये डिपेंड करता है स्पेशली विद ऑल द इंसिजन जिसमें थोरैकोटमीज़ हो रही हैं और जिसमें लेप्रोटमीज़ हो रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पेन होती है। लाइक ये जो मैंने आपको ऊपर बताया है आइवर ल्यूइस और मैककेविन। और जो ट्रांसहाइटल है वो एब्डोमिनल, उसमें आपको ज़्यादा एब्डोमिनल साइड की तरफ जाना है। तो अगर आपने एब्डोमिनल साइड के ऊपर थोरेसिक एपिड्यूरल लगाना है, एब्डोमिनल इंसिजन्स हैं कवर देना है, तो आपकी जो कॉन्ग्रुएंट एपिड्यूरल एंट्री है वो अराउंड अबाउट T7 से T8 के ऊपर होती है फॉर एब्डोमिनल। और अगर आपकी थोरेसिक है तो थोरेसिक के लिए आई थिंक T6 से T5 से T6 होता है। लेट मी चेक, आई गेस समवेयर। इसमें यहाँ पे कहीं लिखा होगा T7 से T8, तो ये T5 से T6, आई एम सॉरी, T7 से T8 एब्डोमिनल मैंने सही लिखा हुआ था, और T5 से T6 है फॉर थोरेसिक।